जय हिंद। संतोष स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज से भारतीय इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। इसमें यह पहला वीडियो है जिसमें प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, पाषाण काल के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो में बनते हैं, देखते हैं वीडियो में। थैंक यू। तो देखा जाए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इतिहास क्या है। तो इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। मतलब जो पहले घटना घट चुकी है उसका हम एक सीरियल वाइज अध्ययन करते हैं, और इसमें क्या है, उसी के बारे में अध्ययन करते हैं जिसका कोई लिखित या पुरातात्विक साक्ष्य हो। हम उसी को इतिहास कहेंगे। हम ऐसा ऐरा गैरा चीज को इतिहास नहीं कह सकते हैं। इतिहास उसी को कहेंगे जिसका लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हो, वह इतिहास कहलाता है। और इस इतिहास के पिता हेरोडोटस कहलाते हैं, और ये यूनान के थे। कहाँ के? यूनान के थे। इनका जन्म 5 ईसा वर्ष पहले ईसा पूर्व हुआ था। 5वीं शताब्दी पूर्व इनका यूनान में एग्जिस्ट में आए थे। और तो इन्हें हेरोडोटस को इतिहास का पिता क्यों कहते हैं? आखिर क्या कारण है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है? तो इन्होंने एक किताब लिखा द हिस्ट्रीज। क्या लिखा? द हिस्ट्रीज। और ये लिखा था, इस हिस्ट्रीज में किसके बारे में वर्णन किया गया था? तो ग्रीको फारसी युद्ध था, उस युद्ध का वर्णन इस किताब में किया गया। इसीलिए एक रोमन राइटर हुआ करते थे, रोमन राइटर सीरोस। रोमन राइटर थे, रोमन लेखक थे जिनका नाम था सीरोस। और यही सीरोस ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा। रोमन लेखक उनका नाम क्या है? सीरोस। इन्होंने ही हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा है। क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने द हिस्ट्रीज एक किताब लिखी, और ये किताब किस पर आधारित थी? तो ग्रीको फारसी युद्ध के ऊपर ये किताब थी। तो इतनी बात समझ में आई होगी कि इतिहास क्या है, इतिहास के पिता कौन है, और इतिहास के पिता उन्हें किसने कहा और क्यों कहा। नेक्स्ट है इतिहास के स्रोत। इतिहास को जानने का हमारे पास क्या स्रोत रहे हैं? हम किसी चीज को इतिहास कब मानेंगे, या उसे जानने का क्या क्या स्रोत है? कैसे हम पता करते हैं कि ये इतिहास है? आखिर कोई तो साक्ष्य होना चाहिए। तो इसका कई साक्ष्य हैं, जिसमें एक है पुरातात्विक साक्ष्य, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, जिसमें है स्थापत्य काल, आर्किटेक्चर्स में आ जाए, स्थापत्य में आ जाए तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, वहां से कई नगर और मकान के साक्ष्य मिले हैं, और इस आधार पे हम एक नई सभ्यता का खोज किए थे, हड़प्पा सभ्यता का। तो वो सभ्यता का खोज किस आधार पे हुआ? आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के आधार पे, पुरातात्विक स्रोत के आधार पे। यहाँ घर, यहाँ के रास्ते, यहाँ के प्राचीन नगर। अगर बात करें सांची में, तो सांची में वहां पे बौद्ध स्तूप मिले हैं, जिसके वजह से वो ऐतिहासिक माने जाते हैं। खजुराहो में 2 मंदिर हैं, एक मंदिर जैनों का है, एक हिंदुओं का। एक खजुराहो का मंदिर है, जैन और हिंदुओं का। ये सारे के सारे आर्किटेक्ट्स हैं, जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मूर्तियां की बात करें, कौन कौन से ऐसे मूर्ति हैं, कहां से प्राप्त हुई हैं, जिससे हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो अजंता की गुफाओं से बौद्ध चित्रकला और यहाँ मूर्तियां मिली हैं।
अजंता की गुफा है, उस गुफा से वहां पे बौद्ध चित्रकला और मूर्तियां का प्रमाण मिला है। उसी तरह से एक है एलोरा की गुफा, यहाँ पे बौद्ध, हिंदू और जैन ये तीनों का मंदिर यहाँ पे है एलोरा की गुफा में। इससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मथुरा के बारे में बात करें तो मथुरा से भगवान बुद्ध और हिंदू देवताओं की मूर्ति प्राप्त हुई है, इसलिए यहाँ से हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वाराणसी से भी मूर्ति और धार्मिक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, इससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन से ऐसे सिक्के हैं जिससे, जो ऐतिहासिक सिक्के हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो मौर्य काल की साम्राज्य की सोने, कांस्य और तांबा, ये 3 प्रकार के सिक्के मौर्य काल के सिक्के हैं, सोना, कांस्य और तांबा का, जिससे हमें मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त काल में सोने के सिक्का की ज्यादा प्रधानता थी। यहाँ पे गुप्त काल में काशी और वाराणसी से, जो पटना में है, यहाँ पे खुदाई में बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं, इसीलिए काशी, जो वाराणसी और पटना है, वो भी एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना गया। कहां से मिट्टी के बर्तन, पोट्रीज एंड टूल्स प्राप्त हुए हैं? जैसे हड़प्पा से मिट्टी के बर्तन, जिसे मृद भांड कहा गया। क्या कहा है? मृद भांड। ये कहां से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से, जो लाल रंग का था। कैसा रंग का? लाल रंग का। कई यहाँ पे कृषि का उपकरण प्राप्त हुए, जैसे राजस्थान में जगह है, वहां पे खेत जुता हुआ मिला है। लोथल गुजरात में है, यहाँ पे डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड के मतलब बंदरगाह। और बर्तन और औजार कई मिले हैं। वाराणसी में कृषि और दैनिक जीवन के उपकरण मिले हैं। ये ऐतिहासिक स्रोत रहे हैं। शिलालेख की बात करें तो राजगीर और लुम्बिनी से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। खजुराहो और मथुरा से मंदिर शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अगर बात करें हड्डियां और पशु का अवशेष, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से मानव और पशु की हड्डी प्राप्त हुई है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से दोनों जगह पे से हमें मानव और पशुओं की हड्डी प्राप्त हुई है। पटना और पंजाब की बात करें तो दोनों जगह से यहाँ भी मानव अवशेष मिले हैं। साहित्यिक स्रोत मतलब धार्मिक स्रोत कौन से है? साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया, एक धार्मिक और एक फॉरेनर्स। जैसे विदेशी यात्री कुछ आए हैं, उन्होंने भी भारतीय इतिहास के बारे में, वहाँ प्राचीन भारत के बारे में या भारत के इतिहास के बारे में अपने अपने पुस्तकों में अलग तरीके से वर्णन किया है। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक साहित्यिक स्रोत कौन कौन है जो हमें इतिहास की जानकारी देती हैं। तो पहला आता वेद। वेद में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है। वेदों की संख्या होती है 4। वेद की संख्या 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इससे हमें समाज, धर्म और संस्कृति के बारे में पता चलती है। उसके बाद आता उपनिषद। उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषदों की संख्या 108 है। इसमें मुंडको उपनिषद सबसे ज्यादा फेमस है, जहां से सत्यमेव जयते लिया गया। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते ये लिया गया है। मुंडक है, ईसा है, चांदोग्य है, दर्शन है, आत्मा है, ब्राह्मण। इनसे हमें, जैसे यहाँ पे लिखा है, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। पुराणों की संख्या है 18। विष्णु पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, धार्मिक, ये इससे हमें धार्मिक कथाएं और समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। महाकाव्य भारत में 2 ही है। 2 महाकाव्य हैं। एक वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण और वेद व्यास के द्वारा लिखा गया महाभारत। इससे हमें नैतिक मूल्य, राजनीतिक और युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर बात करें बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक, जो विनय, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक 3 गो होते हैं। कितने पिटक? 3। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। और ये सब लिखा गया है बुद्ध के शिष्यों के द्वारा। बुद्ध के शिष्यों के द्वारा। जब हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे ये तीनों चीजें
हम लोग आगे चल के वैदिक युग जब आएगा तो उसमें हर चीज के बारे में अलग अलग ऋग्वेद के बारे में अलग से पढ़ेंगे, सामवेद के बारे में अलग से पढ़ेंगे। ये सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कहाँ से हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री टू नो अबाउट इट। जैन धर्म की कई जो किताबें हैं जैसे आगम, कालचक्र, अष्टांगिक, ये जो है महावीर के शिष्य के द्वारा एक किताब लिखी गई है, आगम, कालचक्र, अष्टांगिक। धार्मिक साहित्य में धर्म निरपेक्ष साहित्य जिसको लौकिक बोलते हैं, तो ये जो है वो अर्थशास्त्र लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य को विष्णु शर्मा या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ये पहले धनानंद के यहाँ पुरोहित के रूप में काम करते थे, बाद में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दे करके धनानंद को ध्वस्त कर दिया, नंद वंश को ध्वस्त करके और एक नए वंश का स्थापना की, मौर्य वंश। तो ये मौर्य वंश के जो राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनको ये गुरु हो गए कौटिल्य या चाणक्य। इन्होंने एक किताब लिखी है अर्थशास्त्र, किताब है अर्थशास्त्र। लेकिन एक बार सवाल बीपीएससी में पूछा है कि अर्थशास्त्र में किस विषय वस्तु के बारे में लिखी गई है, तो अर्थशास्त्र में राजनीतिक और प्रशासन के बारे में लिखी गई है, राजनीतिक और प्रशासन के बारे में, ना कि इकोनॉमिक्स। वो अर्थशास्त्र जिस समय ये किताब लिखी गई थी उस समय राजनीतिक विज्ञान नाम का कोई किताब नहीं था। मुद्रा राक्षस ये लिखा गया है विशाखादत्त के द्वारा। ये मौर्य शासन, मौर्य वंश के शासन के विषय में जानकारी देती है। हर्षचरित्र जो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, हर्षचरित्र और हर्षवर्धन का काल के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है। राजतरंगिणी जो कल्हण के द्वारा लिखा गया है, और उसी से हमें कश्मीर का इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो कई बार ये चारों ये ऐसे किताब हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। राजतरंगिणी, कल्हण, हर्षचरित्र, बाणभट्ट, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा ये लिखा गया है। विदेशी यात्री में देखेंगे तो एक व्यक्ति थे मेगास्थनीस। मेगास्थनीस जो चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासन काल में उनके ससुराल से ये भेजा गया था, उनके ससुर के द्वारा ये मेगास्थनीस को। जैसे घर में होता है कि जब लड़की को हम विदा करते हैं तो उसके साथ एक व्यक्ति को विदा करते हैं और वो जा करके वहाँ लड़की के घर में जहाँ उसका ससुराल पड़ा वहाँ पे वो उसका किस तरह से देखभाल किया जा रहा है, किस तरह से वो रह रही हैं, वो पूरा बड़ाई करता है जा करके यहाँ देख करके अपने लड़की के मायके में। गरीब उसको शादी इतना अच्छा घर में हुआ है, इतना अच्छी है, ये ऐसा है, वो ऐसा, तरह तरह की चीजें ये बड़ाई करने के लिए लिखा गया है। मेगास्थनीस को भेजा गया था। ये इन्होंने एक किताब लिखा है इंडिका, सबसे बड़ा फेमस है इंडिका, और इसी से पता चलता है हमें मौर्य काल के बारे में। हेंग सांग जो एक चीनी यात्री थी, कई बार पूछा हेंग सांग कहाँ के यात्री थे, याद रखें हेंग सांग चीनी यात्री थे। और ये किताब लिखे सी यू की, क्या लिखे सी यू की। एक फहियान थे, फहियान भी चीनी यात्री हैं, और फोकिल लिखे हैं किताब, फोकिल। अल-बुरूनी अरब की ये शासक थे, अरब के ये राइटर थे, इन्होंने किताब उल हिंद लिखा है, किताब उल हिंद। ये किताब लिखा है किसने, अल-बुरूनी। अन्य स्रोत और क्या क्या है, तो भोजपत्र है, ताड़पत्र है, तामपत्र है, ये सब से, इन सब चीजों से प्रशासनिक आदेश और शासकीय रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हम बात करें कि इतिहास का वर्गीकरण, इतिहास को कई वर्गों में बांटा गया और किस तरह से बांटे। अगर काल के आधार पर इतिहास को बांटे तो 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल, और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्राप्त है पुरातात्विक स्रोत। मतलब कहेगा प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो वैसा काल जिसमें या जिसे
जानकारी प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य हो, उसका लिखित प्रमाण ना मिला हो, वो कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रोटो ऐतिहासिक या इसे बोलते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल। क्या बोलेंगे? अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं, पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और इसके साथ साथ लिखित स्रोत भी मिले हैं, लेकिन लिखित स्रोत जो मिला है इसे पढ़ा नहीं गया। ध्यान दीजिएगा, प्रागैतिहासिक काल में क्या मिला है? पुरातात्विक स्रोत से, लेकिन अर्ध ऐतिहासिक काल में, पुरातात्विक काल में पुरातात्विक और लिखित दोनों मिले हैं, लेकिन लिखित स्रोत को पढ़ा नहीं गया है, तो इसको बोलेंगे। और इस काल में, प्रोटो हिस्टोरिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, इसमें दो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के बारे में अध्ययन करना है। एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, और एक है वैदिक सभ्यता या वैदिक पीरियड। तो दो सभ्यताओं के बारे में जानकारी हमें यहाँ से मिलेगी, हम लोग पढ़ेंगे। एक है सिंधु घाटी की सभ्यता, एक वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, एक वैदिक सभ्यता। फिर से समझिए, प्रागैतिहासिक काल किसे कहें? वैसा काल जिसमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत ही मिले हैं उसके जानकारी के लिए, तो उसे बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक काल मतलब अर्ध ऐतिहासिक काल उसे कहेंगे जिसमें पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत दोनों मिले हैं, लेकिन लिखित जो मिला है उसे पढ़ा आज तक नहीं गया है। हालांकि इसमें जो लिपि थी, लिपि कई बार पूछा है कि ये लिपि कौन था? ब्रूस्टोफेदर इसको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहा जाता है इसे, पिक्टोग्राफिक पिक्चर आधारित स्क्रिप्ट लिपि था यहाँ पे। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित और पुरातात्विक दोनों स्रोत मिले हैं, और जो लिखित स्रोत मिला है उसे पढ़ भी लिया गया है और उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर लिया गया है। तो तीनों के बारे में ये कंफर्म हो गया। लेकिन यदि समय के आधार पे बांटे तो इतिहास को अनलिमिटेड टाइम से, अनंत काल से 712 ईस्वी तक के आता है, 712 ईस्वी तक के। मध्यकालीन इतिहास 712 से लेकर औरंगजेब की मृत्यु 1707 तक। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। और मध्यकालीन इतिहास 1707 से लेकर के आज के वर्तमान युग तक आता है। तो अभी हम इन तीनों के बारे में, सिर्फ ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। और कल वीडियोस इसके बारे में बनाएंगे प्रोटो हिस्टोरिक, और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, और एक ग्राउंड क्लासेस लगेगा वैदिक सभ्यता, तब जाकर के ये खत्म होगा। उसके बाद ऐतिहासिक काल में हम लोग चलेंगे। तो अभी हम लोग प्रागैतिहासिक काल से पढ़ लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल को फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है पूरा पाषाण काल, एक होता है पाषाण काल और एक होता है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, एक होता है नव पाषाण काल। क्या बोले हम? पहला बोले पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, और एक होता है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसे मेसोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, मेसोलिथिक पीरियड, इसे मेसोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पूरा पाषाण काल। पाषाण के मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पाषाण का मतलब होता है क्या चीज? पत्थर। क्या होता है? पत्थर। ये पत्थर वाला युग था। इस काल में हम प्लायोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये कब से कब तक? 5 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व। हालांकि डेट याद करने की आवश्यकता नहीं है, हर किताब में, अलग अलग किताबों में डेट अलग अलग मिलेगी, तो इतना डेट पे इस फोकस नहीं करना है, सिर्फ याद रखना पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग जलाना सीखा था। सबसे बहुत फेमस क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सबसे पहली बार आग कब जलाया था, किस काल में? तो
प्रागैतिहासिक काल का एक भाग है। प्रागैतिहासिक काल का एक भाग है कौन? पूरा पाषाण काल। इसी काल में मनुष्य ने आग जलाना सीखा था और इस समय लोग पत्थर से ही औजार बनाया करते थे, क्योंकि उस समय शिकारी थे, एक जगह रहते नहीं थे, तो पत्थर से ही पत्थर से ही पूरा औजार बनाया करते थे। वो कौन कौन सा औजार थे? हैंड एक्सिस, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स। ये तीन ऐसे वस्तु थे जो पूरा पाषाण काल में बनाए जाते थे। खास करके इतना ध्यान रखना है कि पूरा पाषाण काल में पत्थर से औजार बनाए जाते थे और उन्हीं औजारों से हमला करके जानवरों को मारा जाता था, शिकार किया जाता था, उसी से उनको भोजन की आपूर्ति होती थी। इस काल में मनुष्य क्या था? शिकारी था। अब इसके बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त हुआ? तो तीन जगह से। बेलन रिवर वैली है, बेलन नदी घाटी है जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। एक सोहन नदी घाटी है, सोहन नदी घाटी ये पाकिस्तान में पड़ता है। और एक नर्मदा नदी घाटी ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इन तीनों नदी घाटियों से हमें जानकारी प्राप्त होती है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भाई, प्रागैतिहासिक काल के बारे में सबसे पहले जानकारी किस व्यक्ति ने दी? तो उसका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी दी थी। इसी काल में पूरा पाषाण काल के बात करें तो पूरा पाषाण काल में गुफा मिले हैं, गुफा चित्रकारी मिले हैं। वो कहां से? भीमबेटका कहां? मध्य प्रदेश के भोपाल से। मध्य प्रदेश के भोपाल से जो है गुफा चित्रकारी मिला है। ये अगर मध्य प्रदेश और भोपाल नहीं भी याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भीमबेटका याद रखना। क्या? भीमबेटका। क्या? भीमबेटका। पूछेगा प्राचीन गुफा का साक्ष्य कहाँ, गुफा चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ से मिला? भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में कहाँ है? भोपाल में। कहाँ? भोपाल। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड। इस पीरियड में हुआ क्या? पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार जो थे वो बड़ा बड़ा था और उतना तेज नहीं था, मतलब भोथर कहा गया। और इस पीरियड में मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल में पत्थर को एकदम शार्प, एकदम तेज धार वाला बनाया गया और जो आकार था, औजार का आकार था, पहले से छोटा हो गया, छोटा कर दिया गया। तो पढ़ते हैं इस युग को सबसे पहले हिम युग के अंत के बाद यह काल शुरू हुआ था। हिम युग था। इसके बाद कभी कभी सवाल पूछता है कि मध्य पाषाण काल का शुरुआत किस काल के बाद हुआ? हिम युग के बाद। यदि ऑप्शन रहे पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल भी मार सकते हैं। इस काल में हथियारों का आकार कैसा हो गया? छोटा हो गया। जब हथियार का आकार छोटा हो गया, उस हथियार को माइक्रोलिथ्स कहा गया। ये याद रखेंगे हमेशा, माइक्रोलिथ्स। ये माइक्रोलिथ्स कहते हैं इसको। मध्य पाषाण काल में औजारों का आकार छोटा हो गया, जिसे हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। इस काल में मनुष्य ने पशुपालन शुरुआत किया था। क्या? पशुपालन। पूरा पाषाण काल में क्या किया था? ये आग जलाना सीखा था। क्या? आग जलाना सीखा था। लेकिन मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशु का डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, द ह्यूमन स्टार्टेड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पशुओं का पालन स्टार्ट कर दिया था। इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो आदमगढ़ एक जगह है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, यहीं से पता चलता है कि मनुष्य ने पशुपालन शुरू कर दिया था। और सबसे पहला जानवर जिससे डोमेस्टिकेट किया गया, पालतू बनाया गया था, वो था कुत्ता। क्या था? कुत्ता। और इस काल का सबसे प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो यह भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका, वही
मध्य प्रदेश भोपाल वाला। यहाँ पे मानव कंकाल के भी अवशेष मिले हैं। इस काल के मानव कंकाल, इस समय का मानव कंकाल का भी अवशेष मिला है। और ये मानव पूछेगा कि मध्यपाषाण काल में मानव कंकाल का चित्र या मानव कंकाल का अवशेष कहाँ से मिला है? तो सरायनहर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, सरायनहर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से मध्यपाषाण काल में मानव कंकाल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हम लोग ये लास्ट है न्योलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 2500 BC में आ जाइए। इसी के बाद हड़प्पा सभ्यता चालू होगा। इस काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत कर दी थी। मतलब बार बार सवाल पूछा गया है कि कृषि का शुरुआत किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में। और ये कृषि के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुआ? एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से? बलोचिस्तान, मेहरगढ़, पाकिस्तान से। और कौन कौन से फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ कि पहली बार कौन कौन से फसल नवपाषाण में होता था? तो जौ, गेहूं, कपास, जौ, गेहूं, कपास। और इसका एविडेंस का मतलब साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? बलूचिस्तान, मेहरगढ़, पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। पूछेगा कि चावल का खेती का साक्ष्य कहां से मिला? कोल्डिहवा, कहां? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। कोल्डिहवा से पहली बार चावल की खेती का साक्ष्य मिला है, कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश। और एक और है, देखिएगा, मानव कंकाल के साथ कुत्ता की हड्डी। तो ये परंपरा रही होगी कि जब मनुष्य मरेगा तो उसके साथ साथ उसका पालतू, जो उसका फेवरेट जो जानवर हो, उसे भी दफनाने की प्रथा हो। तो उससे ये अंदाजा लगाया गया मनुष्य और कुत्ते की हड्डी एक ही कब्र से निकला है। तो इससे अंदाजा लगाया गया कि पहले मनुष्य अपने फेवरेट को भी साथ में साथ दफना दिया करते थे। तो ये जम्मू कश्मीर का एक जगह है बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर का जगह है बुर्ज होम। यहीं से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ता की हड्डी का साक्ष्य मिला है। और ये बुर्ज होम से हमें मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। तो ये न्योलिथिक पीरियड रहा। अब यहाँ से आता है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो यहाँ पे हम चैप्टर को खत्म करते हैं। कल मिलते हैं इसी टाइम, और जितना हम लोग पढ़े हैं इसी से संबंधित हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।